दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीडीएफ न्यूज़ पर। दोस्तों, अब से करीब एक हफ्ते पहले हरियाणा के डीघल गांव में भूमि वाटिका एक शादी समारोह में कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव ने रोहतक के उसमें घुसकर अपने बदमाशों के जरिए उसने मंजीत नाम के एक पहलवान की हत्या कर दी। मंजीत पहलवान की हत्या को आज 7 दिन गुजर चुके हैं। मंजीत पहलवान, जिसे 6-3 मंजीत पहलवान, दानवीर पहलवान, बड़े नाम थे इसके। और जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी कि मंजीत पहलवान पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, बाद में कुछ विवाद हुआ था और वो उस विवाद के बाद उसने माइक्रो फाइनेंस का काम करना शुरू कर दिया था। उसके पास दो दो पेट्रोल पंप था। एक तो उसके पिताजी सेना में थे जब करगिल का युद्ध हुआ था, तो उनके शहीद हो जाने के बाद वो पेट्रोल पंप मिला था और बाद में करते करते उसने एक पेट्रोल पंप और खोल लिया। ये कहानी थी मंजीत पहलवान की। और उसी मंजीत पहलवान को हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने उस भूमि वाटिका डीघल गांव में शादी समारोह में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी। दूसरा व्यक्ति घायल था। लेकिन अब हिमांशु भाऊ का नाम हरियाणा के रोहतक में खास तौर से अब बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है। इस वारदात को 7 दिन गुजर चुके हैं। 7 दिन गुजर जाने के बाद हिमांशु भाऊ का खौफ उसी रोहतक में एक बार फिर से देखने को मिला है। मंजीत पहलवान का नाम भी उस पूरे केस में इसलिए लिया जा रहा है। मैं भी मंजीत पहलवान का चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मंजीत पहलवान की चर्चा गैंगस्टर हिमांशु भाव ने एक बार फिर से करी है। तो क्या है ये कहानी और क्या है माइक्रो फाइनेंस का वो बिजनेस जिसको लेकर मंजीत पहलवान मारा गया और अब साहिर नाम का कोई व्यक्ति है उसके मारने की तैयारी गैंगस्टर हिमांशु भाव, जो सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो इन सारी बातों को, सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही बारीकियों से समझाने की कोशिश करूंगा गैंगस्टर हिमांशु भाव के माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में अपने पैर पसारने का क्या है एजेंडा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। देखिए, मंजीत पहलवान तो मारा जा चुका है। मंजीत पहलवान की हत्या के बाद कई ऐसा उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला कि हरियाणा के अंदर खासतौर से रोहतक, झज्जर, हिसार, बेरी, इन सब जगहों पर जिस तरह से हिमांशु भाऊ अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है वो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन इसी बीच मंजीत पहलवान की जब हत्या हुई, मंजीत पहलवान की हत्या के बाद जहां पुलिस ने हरियाणा के जींद बाईपास पर दो बदमाशों को एनकाउंटर में पहले गोली मारी, उसमें से एक के सीने उने में गोली लगी जिसकी हालत बहुत क्रिटिकल बताई जा रही थी। दूसरा गंभीर रूप से घायल था। इन दोनों का इलाज अभी भी चल रहा है। और इस मामले में और भी जितने शूटर थे, यानी 3 से 4 शूटर और बताए जा रहे थे जो उस वक्त ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर बैठ कर आए थे और उसमें से एक गाड़ी में था, 2 गेट पर आए और 2 गए अंदर गोली मारकर फरार हुए थे। तो इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां होनी भी बाकी हैं। लेकिन इसी बीच गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद मंजीत पहलवान की हत्या को क्यों किया गया, क्यों अंजाम दिया गया, ये कहीं कि खुल चुका है तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए, मंजीत पहलवान, जैसा मैंने जिक्र किया कि दिल्ली पुलिस में पहले कांस्टेबल था, कुछ विवाद हुआ था तो नौकरी वोकरी छूट गई थी और कुछ केस भी चल रहा उसका। लेकिन उसने माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस करना शुरू किया तो हरियाणा का जो रोहतक का डीघल गांव है, दरअसल वो आज के मौजूदा वक्त में माइक्रो फाइनेंस के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर रहा है। माइक्रो फाइनेंस में वहाँ के लोग बहुत निवेश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से वो लोग टाई अप करके अपने पैसों को लगा रहे हैं और उनका पैसा जैसा भी बढ़ रहा है, जैसे पैसा कमाने का एक तरीका होता है, तो कुछ इस तरह से वहाँ के लोग पैसे कमा रहे हैं। अब जैसा माइक्रो फाइनेंस वगैरह का काम करके वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से अपना विकास कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी ने खासतौर से गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा ने कुछ जगह बम ब्लास्ट करवाए थे और उनका उद्देश्य था कि जो लोग टैक्स चोरी करके पैसे कमा रहे हैं वो पैसे उन्हें दें। तो इस तरह से हिमांशु भाऊ ने अब ये ठान ली है, हाँ, जैसा उसके ऑडियो क्लिप से समझ में आ रहा है कि उसने माइक्रो फाइनेंस का व्यापार या बिजनेस करने वाले लोगों से जो रकम मिलती है, यानी जो उन्हें फ़ायदे की रकम मिलती है, जो इनकम उनका हो रहा है, उसमें से कुछ पैसे वो हिमांशु भाव को दें, नहीं तो वो ऐसे लोगों को मरवाता रहेगा। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है उसमें गैंगस्टर हिमांशु भाव ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहिर, तू जितना भी बच ले
तुझे 10 करोड़ रुपए तो देने पड़ेंगे। मेरा फ़ोन अगर तू नहीं उठा रहा है तो उठा ले, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है तो दे दे, नहीं तो तेरा हाल भी वैसे करेंगे जैसे मंजीत पहलवान का किए हैं। मंजीत पहलवान भी तेरी तरह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, मुझे बहुत हल्के में ले रहा था। तो देखिए दोस्तों, इस ऑडियो क्लिप के बारे में अगर हम सोचें समझें तो मंजीत पहलवान का नाम इसमें हिमांशु भाऊ लेता हुआ दिख रहा है। और मंजीत पहलवान, जैसा मैंने जिक्र किया था कि मंजीत पहलवान से भी रंगदारी की रकम मांगी गई होगी और तभी उसने नहीं दिया होगा, हिमांशु भाऊ ने उसकी हत्या करने की प्लानिंग की होगी और बाद में करवा दी। तो अब जब साहिर नाम के व्यक्ति का ऑडियो क्लिप हिमांशु भाऊ का जो वायरल हो रहा है उसे धमकी देते हुए, उसमें कह रहा है कि साहिर अगर तू नहीं देता है तो तेरे बाप को मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, परिवार खत्म कर दूंगा। तो इस तरह की बातें अब हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर, खासतौर से डीघल गांव के अंदर देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर हम देखें अब से कुछ दिन पहले का एक वहाँ के जो बेरी विधानसभा है, वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा में एक मुद्दा भी उठाया था कि जो ये उनका इलाका है, खासतौर से डीघल गांव या फिर और आसपास के गांव हैं, आर्थिक रूप से हरियाणा को मजबूत करने में उनका बहुत योगदान है। और ठीक वैसे ही देखा जाए एक विधायक की अगर हम बात माने तो कहीं ना कहीं अब गैंगस्टरों की नज़रें भी इसे देखते हुए, यानी आर्थिक रूप से जब कभी कोई चीज़ मजबूत होती है तो वहीं पर ये गैंगस्टर, चोरी चकारी, जो तमाम तरह की बातें होती हैं और वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हो सकता है हिमांशु भाऊ अब वहाँ पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा हो और छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस करने वाले इन व्यापारियों को परेशान करके वो रंगदारी की रकम ऐंठने की कोशिश कर रहा है और नहीं देने पर उन्हें या तो जान से मारने की धमकी दे रहा है या फिर उन्हें जान से मरवा ही दे रहा है। अब से कुछ दिन पहले, यानी हम कुल जाएं अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो इसी तरह से बेरी के खाप पंचायत के एक प्रधान थे, उनकी भी हत्या कराने की कोशिश गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने की थी। और हालांकि वो उस वक्त बच गए थे लेकिन कई गोलियां चली थी और उसमें एक आरोपी मंजीत उर्फ चीता, जिसका नाम था, गिरफ्तार हुआ था। बाद में उससे पूछताछ हुई थी तो उसने हिमांशु भाऊ का नाम लिया था और सोशल मीडिया पर भी हिमांशु भाऊ के चर्चे हुए थे। तो हिमांशु भाऊ आज के मौजूदा वक्त में अमेरिका में है, पुर्तगाल में है, न जाने कहाँ है, उसकी लोकेशन अलग अलग बताई जाती है। या फिर हम ये कह दें कि भाई उसकी असली लोकेशन कहाँ है किसी को नहीं पता है। जब तक एक देश, एक जगह, एक लोकेशन उसका नहीं फिक्स होता है, क्योंकि आप अलग अलग बार सुनेंगे तो अलग अलग नाम आता है, तो जब तक एजेंसियां उसका सही पता नहीं लगा पाएंगी तब तक उसे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसके लोकेशन के बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठीक इसी तरह से हरियाणा के रोहतक में ही हिमांशु भाऊ ने इससे पहले ही मुरथल पे एक और व्यक्ति की हत्या करवाई थी। दिल्ली में हरियाणा के हिमांशु भाऊ ने कई सारी वारदातें करवाई। तो हिमांशु भाऊ का नाम पिछले 2 सालों से जिस तरह से इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है और अपराध की दुनिया में उसका नाम लिया जाने लगा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और इस पर गंभीरता से खासतौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा की पुलिस जो है उनको लेना चाहिए और ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार करके उनकी सही जगह पर पहुंचाने का काम भी करना चाहिए। मंजीत पहलवान तो इस दुनिया में नहीं है, मंजीत पहलवान को लेकर अभी ज़्यादा जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, मंजीत पहलवान के बारे में उसका जिक्र इतना हिमांशु भाऊ ने ज़रूर किया है कि वो भी बार बार उससे इग्नोर करता था और उसे ये बातें अच्छी नहीं लगी। तो साहिर को अब अगला टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर जो वायरल ऑडियो है उसके हिसाब से अगर देखें तो साहिर कौन है और क्यों हिमांशु भाऊ के निशाने पर आना है उसको, और हिमांशु भाऊ आकर उसका नाम क्यों ले रहा है। और अगर साहिर को देखा जाए तो आने वाले समय में जब पुलिस के पास जाएगा या उस मामले में FIR वगैरह करवाएगा तो ही आगे की कहानी समझ में आ सकती है। तो मंजीत पहलवान की हत्या क्यों हुई थी, इतना तो समझ में ज़रूर आ चुका है कि पूरा रंगदारी वाला एंगल था और हिमांशु भाऊ माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाले लोगों को अपने पनाह में लेकर, अपने कब्जे में लेकर उनसे रंगदारी की रकम वसूलने की कोशिश कर रहा है। और जो दे रहा है वो ठीक है, जो नहीं दे रहा है उसका अंजाम वो इस तरह से करवा रहा है। फिलहाल आगे इस केस में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, आप बने रहिए, जैसे कुछ आता है हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। नमस्कार।